हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। इस वीडियो के अंदर हम 15 नवंबर के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। उससे पहले एक सजेशन आपसे चाहिए। एडिटोरियल काफ़ी रेपिटेटिव नेचर के होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा एक ही इशू के ऊपर हो सकता है हफ्ते में 3-4 एडिटोरियल आ जाएं। अब दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम डेली की डेली उन एडिटोरियल्स की आपको समरी बताते चलें। दूसरा ऑप्शन है कि इन एडिटोरियल को हम सेव करके रख लें और फिर हफ्ते 10 दिन के अंदर उस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी एडिटोरियल आए थे उन एडिटोरियल की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड कर दें। इससे आपका जो टॉपिक है वो वहीं पे कवर हो जाएगा पूरा। तो आपको इन दोनों तरीकों में से जो भी ज़्यादा सूटेबल लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग हम अपने एडिटोरियल्स को कवर करते चलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी एंड्रॉयड ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो पहली न्यूज़ है वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जुड़ी हुई है। इंडिया रशिया से ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज कर रहा है जिसका जो डिलीवरी है वो डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है। अगले महीने से इसकी डिलीवरी हमें मिलने लग जाएगी। अब यहाँ पे इशू ये आता है कि अमेरिका का एक एक्ट है जिसको काटसा एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के थ्रू अमेरिका अपने एडवर्सरीज को कमज़ोर रखना चाहता है। अमेरिका अपने एडवर्सरीज के ऊपर सैंक्शन लगाता है ताकि एडवर्सरीज मजबूत ना हो पाए। तो 3 एडवर्सरी हैं अमेरिका के, नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया। तो अगर वैसे तो अमेरिका ने इन तीनों के ऊपर सैंक्शन लगा रखी है, मान लीजिए कोई और चौथा दो देश है जैसे कि इंडिया। ये देश अमेरिका का एडवर्सरी नहीं है, पर अगर इंडिया इनमें से किसी भी देश के साथ कोई सिग्निफिकेंट कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करता है तो यूएस इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगा सकता है। तो इंडिया भी रशिया से जब ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा तो इंडिया को डर है कि कहीं इसके ऊपर भी ये सैंक्शन ना लग जाए। तो अभी आगे क्या होगा वो तो हमें आगे ही देखना है। बाकी प्रीलिम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। इंडिया 3 देशों के साथ 2+2 डायलॉग करता है। ये 2+2 डायलॉग क्या है? 2+2 डायलॉग के अंदर इंडिया के 2 मंत्री बाहर के देशों के 2 मंत्रियों के साथ बात करते हैं। तो इंडिया के 2 मंत्री कौन से होंगे? एक इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर और दूसरा इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर। बाकी देशों के, जैसे अगर वो ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 डायलॉग कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ बात करेंगे। तो इंडिया ऐसा 3 देशों के साथ करता है, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब ये 4 देश जो हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, इन चारों से जुड़ी हुई हमें क्वाड के बारे में पता होना चाहिए। क्वाड एक इनफॉर्मल ग्रुप है, एक इनफॉर्मल ग्रुप बना हुआ है इन 4 देशों का, और ये 4 देश साथ में मिलकर एक एक्सरसाइज करते हैं। उस एक्सरसाइज का नाम है मालाबार एक्सरसाइज। ये सारी की सारी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो पता होनी चाहिए। अगली न्यूज़ हम देख रहे हैं, ये आपकी एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश ने अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दी है जिसका नाम है केसरे हिंद। केसरे हिंद हमारे ईस्टर्न हिमालयाज में पाई जाती है और आप ये देख सकते हैं कि चाइना और इंडिया के बहुत ही बॉर्डर के आसपास के रीजन में ये बहुत ज़्यादा मिलती है। जो ये हमारी केसरे हिंद बटरफ्लाई है इसको हमने प्रोटेक्शन दे रखी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 के अंदर। अब ये शेड्यूल 2 क्या है, ये थोड़ी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तो आप हमारे एनवायरनमेंट का लेक्चर भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। इस एक्ट के अंदर 5 लिस्ट बनी हुई है। इन 5 लिस्ट में जानवरों के बारे में कुछ कुछ बात कही गई है, ठीक है। और एक छठी लिस्ट बनी गई है जो कि प्लांट से जुड़ी हुई है। अब इन 5 लिस्ट का क्या मतलब है? तो जो बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, उसका नाम हम इस लिस्ट में डाल देते हैं जिस लिस्ट का नाम है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के अंदर जो भी जानवर का नाम होगा उस जानवर की आप हंटिंग नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वो किसी इंसान की जान बचाने के लिए हो, आप हंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस केस में भी अगर किसी की जान भी बचानी है तो भी हमारे जैसे लोग नहीं कर सकते, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं और उसका बहुत ही इलेबोरेट प्रोसेस है। तो आप बस इतना याद रख लीजिए कि शेड्यूल 1 के जानवरों की हंटिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है, अनलेस कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हो। जो शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2 के अंदर जो जानवर रखे जाते हैं ये वो जानवर हैं जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन जो कि शेड्यूल 1 से थोड़ी सी कम प्रोटेक्शन में काम कर जाते हैं। शेड्यूल 2 के जानवरों की हंटिंग की जा सकती है, पर लाइसेंस लेने के बाद इनकी हंटिंग की जा सकती है। फिर उसके बाद आते हैं आपके शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4। शेड्यूल 3 के अंदर आपके बिग गेम एनिमल्स आते हैं, शेड्यूल 4 के अंदर आपके स्मॉल गेम एनिमल्स आते हैं। ये एंडेंजर्ड जानवर नहीं होते और इनकी भी हंटिंग की जा सकती है पर लाइसेंस लेने के बाद। तो शेड्यूल 2, 3 और 4 के जानवरों की हंटिंग आप लाइसेंस लेके कर सकते हैं। शेड्यूल 5 की अगर बात की जाए, शेड्यूल 5 के अंदर जो जानवर आते हैं उन जानवरों को वर्मिन कहा जाता है और आप वर्मिन की हंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लाइसेंस की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शेड्यूल 5 में वर्मिन आता है। शेड्यूल 6 के अंदर प्लांट्स की एक लिस्ट बनी हुई है। इस लिस्ट में जो भी प्लांट होता है उस प्लांट की कल्टिवेशन फॉरबिडन होती है। तो ये जो केसरे हिंद बटरफ्लाई है इसको हमने शेड्यूल 2 के अंदर रखा हुआ है, शेड्यूल 2 के अंदर ये आती है।
दूसरी चीज आप याद रखेंगे, पहली बार अरुणाचल प्रदेश के कैबिनेट की जो मीटिंग है वो एक टाइगर रिजर्व में हुई थी। उस टाइगर रिजर्व का नाम है पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व। तो अब सवाल आ जाए कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपको यहीं से ही याद रहना चाहिए कि वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर लाई करता है। अरुणाचल प्रदेश ने एक डिक्लेरेशन भी साइन किया जिसके अंदर वो कह रहा है कि हम अपने कार्बन एमिशन को कम करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। इस डिक्लेरेशन का नाम है पक्के टाइगर रिजर्व 2047 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिव अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि ये किस स्टेट का है, ये सेंटर की नहीं है, स्टेट ने डिक्लेरेशन की है। अगली न्यूज हमारी ये ऑर्डिनेंस से जुड़ी हुई है। तो देखिए, जो इंडिया के अंदर लेजिस्लेचर होते हैं और एग्जीक्यूटिव होते हैं। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ इम्प्लीमेंट करना। एग्जीक्यूटिव लॉ बना नहीं सकता, लॉ लेजिस्लेचर ही बनाएगा। लेजिस्लेचर कैसे बनाता है, दो हाउस है इंडिया के और एक प्रेसिडेंट है। तो बिल आएगा पहले हाउस के अंदर, पहला हाउस उस बिल को पास कर देगा, वो बिल जाएगा दूसरे हाउस के पास, दूसरा हाउस उसको पास कर देगा, बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जब उसको एसेंट दे देगा, मंजूरी दे देगा, उसके बाद जो बिल है वो बिल पास होके एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो यानी कि यहाँ पे दोनों हाउसेस की अप्रूवल चाहिए और फिर प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए। अब मान लीजिए कि ये जो हाउस है, पहला हाउस, इसने बिल पास कर दिया लेकिन दूसरा हाउस सेशन में नहीं था, छुट्टी पे था, तो क्या ये बिल एक्ट बन पाएगा, ये एक्ट नहीं बन पाएगा। मान लीजिए ये दोनों ही हाउस सेशन में नहीं है, तो क्या ये बिल एक्ट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। अब मान लीजिए इस दौरान, इन दोनों केस के दौरान कोई ऐसे सरकमस्टांस आ गए, ऐसी सिचुएशन आ गई जब प्रेसिडेंट को लगता है कि हमें बहुत जल्दी एक्शन लेने की जरूरत है और हमें अभी के अभी एक एक्ट चाहिए, तो उस केस में क्या होगा। पार्लियामेंट तो अब एक्ट पास नहीं कर सकता, तो प्रेसिडेंट को एक स्पेशल पावर दी गई है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस सेशन में ना हो या फिर पार्लियामेंट का कोई एक भी हाउस सेशन में ना हो, चाहे पहला ना हो चाहे दूसरा ना हो, अगर इन दोनों में से कोई भी चीज है और प्रेसिडेंट को लगता है कि हमें तुरंत एक्ट बनाने की जरूरत है, तो उस केस के अंदर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। तो ये प्रेसिडेंट है, ये किसका हिस्सा है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है। ठीक है, लेजिस्लेचर का भी है पर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर रहा है वो। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव को हमने कानून बनाने की ताकत दे रखी है स्पेशल कंडीशन के अंदर। अब इसके ऊपर कुछ कंडीशंस और लगा रखी हैं। वो कंडीशन क्या है, देखिए, जैसे ही प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास करा, ये ऑर्डिनेंस कब तक पावर में रहेगा, ये जो ऑर्डिनेंस है ये तब तक पावर में रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट ना हो। सेशन स्टार्ट होने के बाद 6 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। इस 6 हफ्ते के अंदर पार्लियामेंट अगर इस ऑर्डिनेंस को पास कर देता है या फिर अप्रूव कर देता है, तो फिर ये जो ऑर्डिनेंस है ये एक्ट बन जाएगा और एक्ट की तरह काम करता रहेगा। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जब सेशन में बैठ चुके हैं, उसके 6 हफ्ते के बाद पार्लियामेंट ने इसको अप्रूवल नहीं दी है, तो ये ऑर्डिनेंस वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। तो ये ऑर्डिनेंस की लाइफ कब तक है, इसकी लाइफ तब तक है जब तक कि पार्लियामेंट के हाउसेस सेशन में नहीं है, और फिर उसके बाद जब सेशन में आ गए तो 6 हफ्ते। तो ये जो है ये पूरी की पूरी आपके ऑर्डिनेंस की लाइफ होती है। यानी कि पार्लियामेंट जब बैठने लग गया उसके 6 हफ्ते के बाद तक उसकी लाइफ है। अगर इन 6 हफ्तों के दौरान पार्लियामेंट इसको अप्रूवल दे देगा, मंजूरी दे देगा, तो फिर ये जो ऑर्डिनेंस है ये एक्ट की तरह काम करता रहेगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी अभी प्रेसिडेंट ने 2 ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट किए हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 123 के अंदर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात है। ये जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई है, ये पूरी कहानी आर्टिकल 123 के अंदर लिखी हुई है, तो आप एक बार वहां से रीड कर सकते हैं। 2 ऑर्डिनेंस जो पास किए वो क्या है, ये 2 ऑर्डिनेंस 2 पुराने एक्ट को अमेंड करते हैं। 2 पुराने एक्ट चले आ रहे थे, उनके अंदर कुछ कुछ बदलाव किए हैं, और वो 2 एक्ट कौन से थे, पहला था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दूसरा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। ये जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, इसके अंदर बात की गई है सीबीआई के डायरेक्टर के टेन्योर की, यानी कि सीबीआई का डायरेक्टर कितने सालों तक डायरेक्टर रहेगा सीबीआई का। और जो सीवीसी है, इसके अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर की बात की गई है कि वो कब कितने सालों तक पावर में रहेगा, यानी कि अपनी पोस्ट पर रहेगा। तो जो इसके नॉर्मल सर्कमस्टांस देखे जाएं तो सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है, सीबीआई का डायरेक्टर जब भी अपॉइंट होगा उसकी 2 साल की फिक्स्ड टेन्योर होता है, 2 साल तक वो अपनी पोजीशन पे रहेगा। अब अमेंडमेंट करके क्या कह दिया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत की सरकार है, वो इसके इस टेन्योर को आगे बढ़ा सकती है 1 साल के लिए। फिर 1 साल के बाद दोबारा अगर उसको लगता है कि बढ़ाने की जरूरत है तो दोबारा से 1 साल के लिए बढ़ा सकती है, और फिर तीसरी बार भी लगता है कि बढ़ाने की जरूरत है तो तीसरी बार भी बढ़ा सकती है। यानी कि 3 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है एक बारी में, 1 साल का, और ये 3 सालों के लिए दिया जा सकता है। यानी कि जो इनका टेन्योर है वो अब मैक्सिमम 5 साल का किया जा सकता है
3 एनुअल एक्सटेंशन देने के बाद। अब इसके ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल आएंगे। जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट को कॉर्नर करेगी कि सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर्स हैं उनके लिए तुमने ऐसा क्यों किया कि कानून में ही बदलाव कर दिया, उनका टेन्योर क्यों इंक्रीज कर रहे हो। तो गवर्नमेंट अपने पॉजिटिव बताएगी कि हम क्यों कर रहे हैं, अपोजिशन उसके नेगेटिव बनाएगी, और उसी से ही हमारा जो है वो आंसर तैयार हो जाएगा। तो जब एडिटोरियल आएंगे तब इनको कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी एंड्रॉयड ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगली न्यूज़ ये हमारी वाटर इश्यूज से जुड़ी हुई है। तो देखिए, सदर्न स्टेट के अंदर कुछ ही नदियां ऐसी हैं, यहाँ पे मॉनसून का इतना ज़्यादा पानी नहीं आपको देखने को मिल रहा। ऊपर तो आपको गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पे ये पेरिनियल नदी हैं, लेकिन सदर्न इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पेरिनियल नदियाँ नहीं देखने को मिलती। पेरिनियल मतलब जो कि पूरे साल चलती रहें। तो यहाँ पे नदियाँ एक तो पेरिनियल नहीं है, दूसरा जो नदियाँ जहाँ पे ज़्यादा पानी है जिन नदियों में, वो नदियाँ ढेर सारी स्टेट्स के अंदर बहती हैं। तो इन स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाती है। यानी कि मान लीजिए ये एक स्टेट है, यहां से नदी इधर आ रही है, तो अगर ये वाली स्टेट यहां पे पानी ज्यादा रोक लेगी तो ये स्टेट उससे कहने लगेगी कि तूने ज्यादा पानी क्यों रोक लिया, ठीक है, तू पानी ज्यादा मत रोक। इस चीज को लेकर लड़ाई चलती रहती है। तो न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए कि ये गोदावरी कावेरी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बन रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, गोदावरी के बेसिन से कुछ पानी को हम नागार्जुना सागर डैम के अंदर डालना चाह रहे हैं, डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। कितने पानी को, 247,000 मिलियन क्यूबिक फीट को, 247,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी हम गोदावरी नदी से नागार्जुना सागर डैम के अंदर डायरेक्ट करना चाहते हैं, डाइवर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप याद रखेंगे कि गोदावरी की कौन से सब बेसिन से ये पानी लिया जाएगा, तो वो है इंद्रावती सब बेसिन से लिया जाएगा। तमिलनाडु इस पानी का 83,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी यूज कर सकता है, और जो बाकी पानी होगा वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में बांटा जाएगा। तो ये अभी के लिए आप जान लीजिए, बाकी आप इसको एक बारी रीड कर लेंगे। ठीक है, कर्नाटका कुछ ऑब्जेक्शन कर रहा है, बहुत ज्यादा इसके अंदर अभी नहीं देखेंगे हम, जब न्यूज डेवलप होगी तब और ज्यादा देखेंगे। अभी के लिए आप ये गोदावरी कावेरी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट देखेंगे। बाद में जब हम इसकी डिटेल्स देखेंगे तो इसके अंदर हम तीन लिंकिंग हो रही हैं, उन 3 लिंकेजेस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही रखेंगे हम। फिर एक न्यूज याद होगी, हमने 1-2 दिन पहले न्यूज कवर की थी, जिसके अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा था कि 500% साइबर अटैक इंक्रीज हो चुके हैं पेंडेमिक के बाद से, 500%। तो उसी के अंदर आप एक एग्जांपल यूज कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग के अंदर, कि जो एफबीआई है, यहाँ एफबीआई के सर्वर्स तक हैक हो जाते हैं। तो जब एफबीआई का सर्वर हैक हो जाता है तो आज की डेट में आप देख सकते हैं कि साइबर अटैक कितना खतरनाक हो सकता है। एफबीआई से ज़्यादा सिक्योरिटी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर एफबीआई का सर्वर हैक हो रहा है तो इंडिविजुअल जैसे कि आप हो गए, मैं हो गया, हमारे तो यूं ही कंप्यूटर हैक हो सकते हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है यूं ही जा सकती है। तो आज की डेट में जब चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, आधार के ऊपर हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होती जा रही है, तो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्शन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, और ये एक एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना है न्यूज़ को। ठीक है, तो आप जब भी साइबर अटैक की बात करेंगे तो ये एफबीआई का एग्जाम्पल देंगे, आपके आंसर के अंदर वेटेज आएगी। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है, जेपीसी बनी थी, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। किसके ऊपर बनी थी, ये बनी है आपकी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर। ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 से अभी तक पास नहीं हो पाया है। इसके ऊपर ये कमेटी बनाई थी ताकि ये कमेटी के अंदर डिस्कशन हो, डेलिब्रेशंस हो, फिर उसके बाद और क्लैरिटी आए कि ये बिल को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। इस जेपीसी की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट हमें 22 नवंबर को मिलेगी। तो हम उसके बाद देखेंगे कि इसकी डिटेल्स क्या क्या है, कहाँ पे डिसेंट आया, कहाँ पे ये चीज़ आई है कि इस बिल के अंदर क्या खराब है और कहाँ पे पॉजिटिव है, वो हम 22 नवंबर के बाद देखते रहेंगे। अभी हम जेपीसी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि जेपीसी क्या होती है। जेपीसी एक एड हॉक बॉडी है, यानी कि हमेशा नहीं रहती, जब भी जरूरत पड़ती है तब इस कमेटी को बनाया जाता है। इस कमेटी के अंदर ढेर सारे मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स लोकसभा से आएंगे, कुछ मेंबर्स राज्यसभा से आएंगे। कितने आएंगे वो फाइनल नहीं है जेपीसी के अंदर, यानी कि जो क्या हो सकता है इसके अंदर बस एक चीज फाइनल है कि लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स हैं वो राज्यसभा से दुगने होंगे। यानी कि राज्यसभा से अगर 5 मेंबर आ रहे हैं तो लोकसभा से 10 आएंगे। तो टोटल कितने मेंबर हो गए इस कमेटी के, 15 हो गए। अगर मान लीजिए राज्यसभा से 10 आ रहे हैं तो लोकसभा से 20 आएंगे, तो इस कमेटी के मेंबर 30 हो गए। तो बस ये चीज फिक्स है, बाकी मेंबरशिप फिक्स नहीं है। मेंबरशिप कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। जेपीसी क्यों बनती है, जेपीसी बनती है किसी स्पेसिफिक इशू के ऊपर डिस्कशन के लिए। कोई बिल आया है, उस बिल के ऊपर चाहते हैं बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही अच्छे से डिस्कशन हो, डेलिब्रेशंस हो, तो उस
उस बिल के लिए जेपीसी बनाई जाती है। और तीसरा बनाया जाता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की है तो उस फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी जेपीसी बनाई जाती है। जेपीसी एक कमेटी है। दूसरी एक कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको देखना है। पीएसी का एक डिफरेंस क्या है, पीएसी हर साल बनती है जबकि जेपीसी एडहॉक है, कभी कभी बनती है। तो इससे पहले आपके बोफोर्स स्कैम के टाइम पे बनी थी, फिर आपके 2G स्कैम के टाइम पे डिमांड्स थी। इसके अलावा जब कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर पेस्टिसाइड्स की वो आने लगी थी, इंसिडेंट्स आने लग गए थे, लोग कह रहे थे कि इसके अंदर पेस्टिसाइड मिलाया जाता है, तो उस टाइम पर भी जेपीसी की फॉर्मेशन की गई थी। तो एक डिफरेंस तो ये है कि जेपीसी सिर्फ कभी कभी बनाई जाती है, जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो हर साल बनाई जाती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम क्या है, देखिए गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है उस खर्चे का हिसाब किताब कौन रखता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रखता है। कैग जो है वो गवर्नमेंट के हर एक हिसाब किताब का ब्यौरा रखता है। फिर उसके बाद कैग अपनी एक रिपोर्ट बनाता है, इस रिपोर्ट को स्टडी करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कैग की रिपोर्ट को स्टडी करके ये पता लगाती है कि कहीं गवर्नमेंट ने फाइनेंसेस के अंदर मनी को खर्च करने में कहीं कोई घपलेबाजी तो नहीं की। तो उन सब चीजों के लिए पैक हर साल बनाई जाती है। इसके 15 से लेके 22 मेंबर्स तक हो सकते हैं, मैक्सिमम 22 और मिनिमम 15 मेंबर पीएसी के हो सकते हैं। बाकी जो ये आपका पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये हम 22 नवंबर के बाद डिटेल में देखेंगे। ये स्टैटिक पोर्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इन दोनों के बारे में आप चाहें तो और डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज हमारी नागालैंड से जुड़ी हुई है। तो याद कीजिएगा कल के न्यूज के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक हमला हुआ है। उस हमले के अंदर मैंने आपसे कहा था कि बस इस ग्रुप का नाम देख लीजिए, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसी डिस्कशन को आगे लेके चल रहे हैं। देखिए नागालैंड वाला रीजन जो है, या फिर आप ऐसे देखिए आसाम से लेके म्यांमार तक के रीजन के बीच में कुछ हिस्सा ऐसा पड़ता है जहाँ पे ढेर सारी ट्राइब्स रहती हैं, मल्टीपल ट्राइब्स रहती हैं। ये जो ट्राइब्स हैं ये अपने आप को नागा ट्राइब्स कहती हैं। यानी कि नागा ट्राइब्स के अंदर कोई एक सिंगल ट्राइब नहीं है, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो ये जो नागा ट्राइब्स हैं इनकी आज की डेट में डिमांड ये है कि हमारे जितने भी नागा ट्राइब्स जिस एरिया में रहते हैं उन सभी एरिया को एक सिंगल स्टेट बना दो, उन सभी एरिया को सिंगल स्टेट बना दो। अब दिक्कत ये आती है कि ये बहुत बड़ा एरिया है। इस स्टेट के अंदर आसाम का रीजन भी आ जाएगा, आपके अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ रीजन आएगा, नागालैंड का भी आएगा, और सबसे अजीब बात यह है कि वो कहते हैं कि म्यांमार का भी कुछ हिस्सा जो है वो नागालैंड के अंदर, नागालिम के अंदर, नागालिम बोलते हैं वो, ठीक है, क्या बोलते हैं, नागालिम। वो कहते हैं कि म्यांमार का भी कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पे नागा ट्राइब्स रहती हैं, उस म्यांमार के हिस्से को भी इंडिया के अंदर इंडिया की स्टेट बना दो। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये जो डिमांड है ये डिमांड पूरी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये आज की डेट की डिमांड है। इसी की कहानी को अगर हम देखें तो 1946 के अंदर AZ फिजो ने नागा नेशनल काउंसिल बनाई, और 1955 से इस नागा नेशनल काउंसिल ने आर्म्ड इंसर्जेंसी चालू कर दिया। आप कह सकते हैं एक तरह से वायलेंस स्टार्ट हो गया नागालैंड के अंदर 1955 में। तो नागालैंड वाले रीजन के अंदर अभी तक नागालैंड स्टेट बनी नहीं है, ठीक है, बस वो रीजन है जो आज की डेट में नागालैंड स्टेट के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है, वो स्टेट नहीं है अभी। तो 1955 के अंदर आर्म्ड इंसर्जेंसी स्टार्ट हो रही है। 1958 के अंदर उस आर्म्ड इंसर्जेंसी को रोकने के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया जाता है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर दी जाती है। इस टॉपिक के बारे में भी हम आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर जल्दी ही डिस्कस करेंगे। तो 1958 के अंदर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट बनता है। 1963 के अंदर नागालैंड स्टेट बना दी जाती है। तो नागालैंड स्टेट कब बन रही है, 1963 में बन रही है। फिर उसके बाद 1963 में नागालैंड स्टेट बनाने के बाद एक पीस मिशन स्टार्ट किया जाता है जिसको नागालैंड पीस मिशन कहा जाता है। इसी पीस मिशन की वजह से 1975 में एक अकॉर्ड साइन किया जाता है। इस अकॉर्ड के अंदर नागा नेशनल काउंसिल जिसने 1955 में वायलेंस स्टार्ट कर दी थी, वो ये कहती है कि हम सीज फायर कर देंगे, हम अब वायलेंस नहीं करेंगे। अनकंडीशनल सीज फायर की बात होती है शिलोंग अकॉर्ड के अंदर। तो जब नागा नेशनल काउंसिल ये अकॉर्ड साइन कर लेती है तो नागा नेशनल काउंसिल के ही साथ जुड़े हुए कुछ और मेंबर्स होते हैं, कुछ और ट्राइब्स होती हैं, वो ट्राइब्स कहती हैं कि हमें ये एग्रीमेंट पसंद नहीं है, तो वो अपने अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। तो पहले क्या होता है, देखिए एक बार कहानी को याद रखने के लिए, पहले एक नागा नेशनल काउंसिल बनी हुई है। ये नागा नेशनल काउंसिल जब शिलोंग अकॉर्ड साइन कर लेती है, ये नागा नेशनल काउंसिल जब शिलोंग अकॉर्ड साइन कर लेती है तो कुछ लोग इस अकॉर्ड से खुश नहीं होते और वो अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप का नाम क्या है, देखिए 1980 में ग्रुप बनता है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN,
नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इस ग्रुप के अंदर दो आदमी होते हैं, उनके बीच में आपस में कुछ लड़ाई हो जाती है, क्लैश हो जाते हैं, तो दो अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं और उन ग्रुप का नाम क्या है, NSCN खापलंग और NSCN आइसेक मुइवा। खापलंग और आइसेक मुइवा, NSCN। तो NSCN से अलग होके ये दोनों ग्रुप बन जाते हैं और ये दोनों ग्रुप वायलेंस कर रहे होते हैं। फिर 1980 से लेके 1997 तक NSCN IM वायलेंस करता रहता है, लेकिन 1997 के अंदर वो सीज फायर साइन कर लेता है कि अब हम वायलेंस नहीं करेंगे। ऐसे ही जो खापलंग ग्रुप है वो 2001 के अंदर सीज फायर साइन कर लेता है कि अब हम वायलेंस नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी डेट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि ये जो दो ग्रुप हैं ये दो मेन ग्रुप हैं, इनके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, ऐसे इतने ग्रुप्स हैं कि सबके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो ये जो दोनों ग्रुप हैं ये दोनों ग्रुप कहते हैं कि अब हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम सीज फायर कर लेते हैं। लेकिन NSCN खापलंग 2015 के अंदर सीज फायर जो उसने बोला होता है कि हम सीज फायर कर लेंगे उसको तोड़ देता है और ये फिर से वायलेंस करने लग जाता है। तो NSCN खापलंग अभी भी वायलेंस कर रहा है। 2015 में एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था जिसको नागा पीस अकॉर्ड कहा जाता है। ये साइन कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इसकी डिटेल्स गवर्नमेंट ने इशू नहीं की है कि हमने क्या क्या चीज़ें मानी है और क्या नहीं मानी। लेकिन ये प्रोसेस भी आगे डेवलप नहीं हो पाया। डेवलप क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो नागा ट्राइब्स हैं, नागा ट्राइब्स कुछ अजीब सी डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि एक तो ग्रेटर नागालिम चाहिए उन्हें। ग्रेटर नागालिम के अंदर वो कौन कौन से एरियाज मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जितने भी नागा, जहां पे भी नागा रहते हैं उन सभी एरिया को एक एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला के अंदर ले आओ। ये नागा ट्राइब्स जिनको भी इनहेबिट कर रही हैं वो सब के सब एक एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला में आ जाएं, एक स्टेट बन जाएं। तो इसके अंदर कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे नागा ट्राइब्स रह रही हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आसाम, नागालैंड तो है ही, और म्यांमार। तो ये कर पाना मुश्किल है। दूसरा, ये जो नागा ट्राइब्स हैं ये मांग रहे हैं कि हमारा सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और सेपरेट फ्लैग होना चाहिए, तो ये देना भी मुश्किल है। हमने तो इनफैक्ट जो कश्मीर का था वो भी खत्म कर दिया है अब। तो इन डिमांड्स की वजह से जो नागा पीस अकॉर्ड है वो रुक चुका है। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन की बात यही है कि नागा के अंदर ढेर सारे फैक्शंस हैं, तो अगर हम NSCN आइसेक मुइवा के साथ अकॉर्ड कर लेते हैं तो NSCN खापलंग जो है वो मुंह फुला के बैठ जाता है। इसके अलावा जो बाकी फैक्शंस हैं वो सारे मुंह फुला के बैठ जाते हैं। तो जब तक इन सभी फैक्शंस को नेगोशिएशन में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक कोई सॉल्यूशन निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, ये जो नागा, जहां पे भी नागा लोग रहते हैं उस एरिया को ज्यादा पावर देने की, ज्यादा ऑटोनॉमी देने की जरूरत है ताकि वो अपने आप को खुद ही गवर्न कर सकें। तो इससे ये हो जाएगा कि उनको ये सेंस ऑफ वो आ जाएगा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आ जाएगा कि हम अपने कानून खुद बना रहे हैं। तो इस तरह की कोई काउंसिल्स बनाई जा सकती हैं जिससे उनको ऑटोनॉमी मिले। तो ये भी आप एक सॉल्यूशन के उसमें दे सकते हैं। तीसरी चीज लिख सकते हैं कि जो पावर है, पावर डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, बटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, इनके ऊपर अभी जब भी कोई एडिटोरियल आएगा तो फिर से हम डिस्कशन करेंगे। अगला, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं COP26 के बारे में, तो उसके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी कल और परसों की वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम COP26 की बात की गई थी। तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? एक तो पंचामृत पढ़ना है। पंचामृत क्या होता है ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये पता होनी चाहिए कि इंडिया ने जो कोल सब्सिडीज़ हैं उन कोल सब्सिडीज़ को फेज डाउन करने की बात मान ली है। ठीक है, फेज डाउन, फेज आउट वाली बात को इंडिया ने बहुत रिजेक्ट कर दिया था कि हम कोल सब्सिडीज को फेज आउट नहीं कर सकते, यानी कि खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते, यानी कि फेज डाउन कर लेंगे। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर पंचामृत के अंदर जो 5 टारगेट इंडिया ने अपने लिए रखे हैं वो पता होना चाहिए। और तीसरी चीज, इंडिया क्या डिमांड कर रहा है? इंडिया डिमांड कर रहा है $1 ट्रिलियन, कि जब तुम $1 ट्रिलियन दोगे तब हम अपने इन पंचामृत के टारगेट्स को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो इन्फोग्राफिक है, ये इन्फोग्राफिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। वो इन्फोग्राफिक क्या है कि आज की डेट में जिस हिसाब से देश काम कर रहे हैं, अगर उसी हिसाब से वो देश काम करते रहे, उसी हिसाब से देश काम करते रहे तो पूरे दुनिया का जो टेम्परेचर है वो 2100 में, यानी कि 2100 ईयर में कितना हो जाएगा? आज चल रहा है 2021 चल रहा है, तो इतने सालों के अंदर, लगभग 80 सालों के अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा? टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाएगा 2.7 डिग्री सेल्सियस। और 2.7 डिग्री सेल्सियस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवस्टेटिंग हो जाएगा। सी लेवल राइज कर जाएगा। बहुत सारे ऐसे आइलैंड नेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे कोस्टल एरियाज हैं जो कि पानी के अंदर समा जाएंगे। तो ये जो टेम्परेचर है ये बहुत ही खतरनाक है, इतना राइज नहीं होना चाहिए। अगर जितने भी देश हैं उन देशों ने अपने 2030 के टारगेट्स जो दिए हुए हैं उन टारगेट्स को अगर सभी देश अचीव कर लेते हैं तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा 2100 में? 2100 में तो
2.4 डिग्री सेल्सियस अचीव होगा, और ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो ये था 2030 के टारगेट्स अगर हर कोई अचीव कर ले तो। जैसे इंडिया ने भी अपने पंचामृत के अंदर 4 टारगेट ऐसे दिए जो कि इंडिया 2030 में अचीव करने की बात कर रहा है, तो ये उनकी बात है। अगर अगर सब के सब अपने लॉन्ग टर्म गोल्स कि हम लॉन्ग टर्म में क्या करना चाह रहे हैं, प्लस में 2030 के टारगेट्स, इन दोनों को अचीव कर लेते हैं, तो टेम्परेचर 2100 में कितना बढ़ेगा, तो टेम्परेचर का इंक्रीज होगा 2.1 डिग्री सेल्सियस, और ये भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि अगर सब के सब मिड सेंचुरी में यानी कि 2050 तक नेट जीरो एमिशन पे आ जाएंगे, तो बेस्ट केस सिनेरियो माना जाएगा। सब के सब अपने जो इम्प्लीमेंटेशन के टारगेट्स हैं उनको पूरी तरह से अचीव कर लेंगे, तो उसको बेस्ट केस सिनेरियो माना जाएगा। और अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो की भी बात करें तो भी जो टेम्परेचर का राइज है 2100 में, वो टेम्परेचर का राइज 1.8 डिग्री सेल्सियस होगा, और इस केस में भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। तो ये इन्फोग्राफिक बहुत ही अच्छा है जिसको आप अपने आंसर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब आपको ये इन्फोग्राफिक नहीं बनाना है, आप सिर्फ इन फैक्ट्स को लिख सकते हैं, थोड़ा क्रिएटिव लगेगा इसके अंदर। अगली न्यूज़ नोरो वायरस से जुड़ी हुई है। तो ये वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ठीक है, ये हाईली कंटेजियस है, यानी कि ये फैलता बहुत तेज़ी से है, बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके अंदर फेटेलिटी रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि ज़्यादा डेथ नहीं होती है। इस वायरस से क्या होता है, ये जो वायरस है, अगर किसी को ये वायरस लग जाता है तो उसको डायरिया हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको लूज मोशंस जो होते हैं वो होने लग जाता है। उस डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, और ये डिहाइड्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस केस में ये फेटल हो सकती है। इसीलिए अगर किसी को नोरो वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उस केस में गर्म पानी पीते रहिए, क्योंकि इसका अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ आपको आराम करना है और रिहाइड्रेट करना है, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर पानी दोबारा से डालते रहिए। ये जो पानी है थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, तो वार्म फ्लूइड लीजिए आप। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, आप अपनी हाइजीन अच्छी रखिए, हाथों को, फलों सब्जियों को अच्छे से धोएं। आप अगर जो सी फूड खाते हैं जैसे कि सी शेल हो गए या फिर किसी और तरह का फिशेज हो गई, तो उनको अच्छे से वॉश करके खाएं, ऑयस्टर्स को अच्छे से वॉश करके खाएं। तो ये नोरो वायरस के बारे में केरला में इसका अभी केसेस पाए गए थे, केरला के अलपुड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये लिखा अलपूजा जाता है लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं अलपुड़ा। ठीक है, कुछ अलपुड़ा की तरह ही प्रोनाउंस करते हैं, जो साउथ इंडिया से हो वो अच्छे से बता पाएगा इसको। ठीक है, अच्छा एक सवाल ये आ सकता है कि ये जैसे हमारा कोविड वायरस था, कोविड वायरस पहली बार पाया गया था 2019 के अंदर, क्या ये जो नोरो वायरस है ये भी एकदम नया वायरस है, इससे पहले हम इस वायरस को नहीं जानते थे क्या? तो ऐसा नहीं है, नोरो वायरस 1968 से ही हम जानते हैं। ठीक है, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये पुराना वायरस है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले से थी। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी एंड्रॉयड ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।